नमस्कार। हमारे देश में कांग्रेसी वामपंथी बुद्धिजीवियों से या ये कहें कि परजीवियों से आपने अक्सर ये सुना होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। ये परजीवी इससे पहले भारत के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। यही परजीवी, यही बुद्धिजीवी अक्सर स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन पोस्ट सूचना क्रांति के इस दौर में भी ये बुद्धिजीवी इतिहास को छुपाने की साजिश क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। इन बुद्धिजीवियों का तर्क है कि स्वतंत्रता महात्मा गांधी और कांग्रेस के प्रयासों का ही परिणाम थी। इस प्रक्रिया में वे लाल, बाल और पाल को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये ऐसे क्रांतिकारियों द्वारा किए गए सभी कार्यों की उपेक्षा करते हैं। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए महान प्रयासों को भी पहचानने की आवश्यकता नहीं समझते। इस प्रक्रिया में ये बुद्धिजीवी उन सभी लोगों के साथ न सिर्फ घोर अन्याय करते हैं बल्कि अपमान करने से भी नहीं कतराते, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने 1921 और 1930 में 2 सत्याग्रहों में हिस्सा लिया और दोनों ही अवसरों पर उन्हें जेल भी हुई। वो 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। ये बताना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लोगों को ये मानने पर मजबूर किया जा रहा है कि स्वतंत्रता सिर्फ कांग्रेस के कारण मिली। एक धारणा बनाई जा रही है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली और जो महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा ही शुरू किया गया था। लेकिन ये आधा सच है। ये सच जरूर है लेकिन आधा सच, और आधा सच एक तरह से झूठ के समान ही है। वास्तव में सत्याग्रह, चरखा और खादी आम लोगों से जुड़ने के लिए एक कारगर और सरल जरिया जरूर बने, लेकिन उन लाखों लोगों के योगदान को नजरअंदाज करना जो अपने अपने तरीकों से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, उनके साथ एक घोर अपराध है। वास्तव में ये उन क्रांतिकारियों की देशभक्ति का अपमान है। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का ही उदाहरण लीजिए। उनका जन्म 1889 में नागपुर में हुआ था। नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा 1904-1905 के बीच में शुरू हुई थी। इससे पहले नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन की कोई खास संकेत नहीं थे, लेकिन एक घटना 1897 में हुई थी जब डॉक्टर हेडगेवार केवल 8 साल के थे। इस घटना से पता चलता है कि डॉक्टर हेडगेवार जन्म से ही देशभक्ति और क्रांति का भाव लेकर बड़े हो रहे थे। 1897 में क्वीन विक्टोरिया के राजतिलक की डायमंड जुबली मनाने के लिए छात्रों के बीच मिठाइयां बांटी जा रही थी, लेकिन 8 साल के हेडगेवार ने मिठाइयां स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वास्तव में उन्होंने मिठाइयां लेकर कूड़े में फेंक दी। ये कार्य गुलामी के प्रति गुस्से और देशभक्ति की भावनाओं का एक छोटा सा ही लेकिन बाल अवस्था के नाते एक गंभीर उदाहरण था। इसके बाद 1907 में जब रिजले सर्कुलर द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का उच्चारण प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब केशव ने अपने नील सिटी स्कूल में सरकारी निरीक्षण के सामने कक्षा में वंदे मातरम का उच्चारण किया। स्कूल में खुलेआम, हालांकि प्रतिबंधित था। इसी कारण स्कूल प्रशासन ने केशव को स्कूल से निकाल दिया। यह घटना भी बताती है कि डॉक्टर हेडगेवार किस तरीके से देशभक्तिपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत थे। इसके बाद स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की और इससे आगे प्रैक्टिस करने के लिए उनके लिए मुंबई जाना ज्यादा स्वाभाविक था और करियर के लिए बेहतर भी, जहां चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं थी। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कलकत्ता जाने का फैसला किया क्योंकि वो क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था। कलकत्ता जाकर जल्द ही डॉक्टर हेडगेवार एक अनुशीलन समिति में शामिल हो गए जो क्रांतिकारियों की सर्वोच्च संस्था थी। यहाँ कलकत्ता में रहते हुए वो क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रहे। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा पूरी करने के बाद केशव 1916 में नागपुर लौट आए। उस समय की प्रथा थी कि पढ़े लिखे लोग शादी कर लेते थे, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते थे और स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते थे। सामान्य परिस्थितियों में डॉक्टर हेडगेवार ने भी यही रास्ता चुना होता, लेकिन ना तो उन्होंने अपनी चिकित्सा प्रैक्टिस शुरू की और ना ही शादी की। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र निर्माण के लिए
अपनी पूरी क्षमता, योग्यता और ऊर्जा समर्पित कर दी। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं सोचा। डॉक्टर हेडगेवार लोकमान्य तिलक के कट्टर अनुयायी थे। 1920 में कांग्रेस ने नागपुर में अपना एक अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर हार्डिकर को भी व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1200 स्वयंसेवकों की भर्ती की। उस समय डॉक्टर हेडगेवार नागपुर कांग्रेस में संयुक्त सचिव के पद पर थे। कांग्रेस के अधिवेशन में एक उल्लेखनीय घटना हुई। डॉक्टर हेडगेवार ने एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को एक भारतीय गणराज्य स्थापित करने के लक्ष्य को सामने रखना चाहिए, जो पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त हो। उन्होंने प्रस्ताव समिति के सामने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। हालांकि उनके प्रस्ताव को प्रस्ताव समिति ने नजरअंदाज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 9 साल बाद लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने यही प्रस्ताव अपनाया। लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होने के बाद डॉक्टर हेडगेवार बहुत खुश हुए और उन्होंने सभी आरएसएस शाखाओं को बधाई संदेश भेजा। आपको याद दिला दे कि इससे पहले 1925 में डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस की स्थापना कर चुके थे। इसके अलावा भी कई घटनाएं हैं, कई तथ्य हैं। मसलन जब लोकमान्य तिलक के निधन के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली, तो महात्मा गांधी ने 1921 में एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दौरान तुर्की में ब्रिटिशर्स ने खिलाफत को समाप्त कर दिया और इसके विरोध में दुनिया के तमाम मुसलमान उद्वेलित थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कि पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक गुस्सा था, इसी गुस्से के खिलाफ जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने भी इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि महात्मा गांधी के इस कदम का कई कांग्रेसी नेताओं और राष्ट्रवादी मुसलमानों ने स्वागत नहीं किया था। इस कारण नागपुर में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कभी कोई खास गति नहीं पकड़ सका। भले ही उनके विचार अलग थे, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने, डॉक्टर चोलकर और डॉक्टर समी उल्लाह खान ने इस स्थिति को बदल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय हितों के लिए ब्रिटिश सरकार की जड़ों को कमजोर करने के लिए खिलाफत आंदोलन का सार्वजनिक रूप से विरोध तो नहीं किया, बल्कि डॉक्टर हेडगेवार ने पूरे दिल से इस आंदोलन में हिस्सा लिया, भाग लिया। डॉक्टर हेडगेवार स्वतंत्रता के महत्व को भली भांति समझते थे, लेकिन एक मौलिक प्रश्न अक्सर उन्हें परेशान करता था। वे खुद से पूछते थे कि कुछ ब्रिटिश जो व्यापार के उद्देश्य से 7000 मील दूर से भारत आए थे, इस राष्ट्र पर शासन कैसे कर सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित है, असंगठित है और उसमें कई सामाजिक बुराइयां थी, जिससे ब्रिटिशर्स के लिए शासन करना संभव हो पाया था। उन्हें डर था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अगर भारतीय समाज को मौलिक रूप से नहीं बदला गया तो इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। उन्होंने समाज को अधिक जागरूक, आत्मगौरव से भरा हुआ और संगठित बनाने की आवश्यकता को समझा। इसीलिए वो हमेशा स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय गुणों वाले लोगों पर जोर देते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 6 अप्रैल को दांडी मार्च निर्धारित था। इससे पहले नवंबर 1929 में सभी संघ चालकों को 3 दिवसीय बैठक हुई थी, जिसमें आरएसएस ने बिना शर्त आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया। आरएसएस की विभिन्न मुद्दों पर अपनी नीति थी। नीति के अनुसार डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह में भाग नहीं लिया। उनके अन्य सहयोगी भी उनके साथ थे। नीति इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि आरएसएस का कार्य बिना किसी बाधा के जारी रह सके। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने सर संघचालक की जिम्मेदारी अपने लंबे समय के मित्र डॉक्टर प्रांजपे को सौंप दी। बाबा साहब आप्टे और बापूराव भेड़ी को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई। 21 जुलाई को डॉक्टर हेडगेवार ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। लगभग 3 से 4000 लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने वर्धा और यवतमाल के रास्ते पुसेद पहुंचकर सत्याग्रह किया। जब वे पुसेद सत्याग्रह के लिए पहुंचे तो लगभग 10,000 लोग एकत्रित हुए। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें 9 महीने की जेल हुई। जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने सर संचालक की जिम्मेदारी फिर से संभाली। उन्होंने अपने सभी प्रयासों को आरएसएस के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। 1938 में जब हिंदू महासभा और आर्य समाज ने भाग्यनगर यानी हैदराबाद में निजाम शासन के अत्याचारों के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, तो कांग्रेस ने भाग्यनगर सत्याग्रह का विरोध किया।
लेकिन संघचालकों के साथ 3 दिनों तक चर्चा करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने भाग्यनगर सत्याग्रह का समर्थन करने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को सत्याग्रह में भाग लेने का निर्देश दिया। शिवराम भाऊ भागवत और यदुनाथ जी केलकर जैसे कई वरिष्ठ पदाधिकारी सत्याग्रह में शामिल हुए। डॉक्टर हेडगेवार की बीमारी के कारण संचालकों ने उन्हें भाग्यनगर सत्याग्रह में शामिल होने से मना किया, लेकिन उन्होंने सभी को स्पष्ट कर दिया कि वो सत्याग्रह में शामिल जरूर होंगे। इसी दौरान उनकी मृत्यु हुई। इससे पता चलता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में एक सैनिक की तरह वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन ये कितना दुखद है कि आज तक उनकी महान उपलब्धियों को नजरअंदाज किया गया। यह कितना निराशाजनक है कि उनके योगदान को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जानबूझकर नहीं बताया गया। लेकिन आज समय बदल रहा है। नई पीढ़ी के शोधकर्ता सत्य को खोजकर सामने भी ला रहे हैं और जोरदार तरीके से दुनिया को बता भी रहे हैं। और जो भी सच को जानेगा उसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आरएसएस का योगदान, उनके सदस्यों की निस्वार्थता और समर्पण के बारे में जानकर गर्व जरूर महसूस होगा। जय हिंद, जय भारत।